अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ। उनकी गैर मौजूदगी में मैं अब्दुल्ला सुल्तान इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं कि अदालत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रही। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिलने के खिलाफ दोबारा अदालत जाने का ऐलान किया है और ये भी फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस की असर नौ तहकीकात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया केस में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना बेहद अहम है। इससे पहले गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ हुकूमत भी अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेगी, जबकि शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ भी अपील के कानूनी जवाज़ मौजूद हैं। जुमे के रोज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इजाजत दी कि वो इलाज की गर्ज से 8 मई से 3 जुलाई के दौरान एक मरतबा मुल्क से बाहर जा सकते हैं। उसी रात शहबाज शरीफ बरतानिया जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें FIA हुकाम ने आगाह किया कि उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट यानी PNIL में मौजूद है, इसीलिए उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एयरपोर्ट पर काफी देर बहस मुबाहिसे के बाद शहबाज शरीफ घर वापस रवाना हो गए। तहम उसी रोज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब और अता तारड़ दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा FIA के दफ्तर पहुंचे, जिसके खिलाफ FIA ने पुलिस को तहरीरी दरखास्त दे दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने CCPO लाहौर को मरियम औरंगजेब, अता तारड़, मियां मरगूब, गजाली भट्ट और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ दरखास्त दी है, जिसमें कहा गया है कि लीगी रहनुमाओं ने FIA लाहौर ऑफिस पर धावा बोला और दफ्तर में घुसकर तलाशी ली। NCOC की हिदायत के मुताबिक दफातर बंद थे, फिर भी लॉकडाउन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी हुकूमत ने न सिर्फ शहबाज शरीफ के बाहर जाने के खिलाफ खुद अदालत जाने का फैसला किया है, बल्कि NAB को भी मशवरा दे रही है कि शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ भी अदालत में अपील करे। इसके अलावा हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस भी दोबारा खोलने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2017 को हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने से मुताल्लिक NAB की अपील मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NAB की अपील मुस्तरद करने का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर दिया था। बाद में NAB ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की थी, वो भी 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। इस सारे मामले पर बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, एक तो शहबाज शरीफ के बाहर जाने का मामला, फिर आज बाज़ाब्ता ऐलान किया गया कि हुदैबिया पेपर मिल केस की असर नौ तहकीकात का फैसला किया है हुकूमत ने। बहुत से कानूनी महाजों पर हुकूमत ऐसा लग रहा है कि आपसे महाज आराई के लिए तैयार है, कि आप लोग भी तैयार हैं? देखें, हुकूमत जो है वो बहुत से महाज़ों पे पहले ही जो है वो अपना जो है वो काम शुरू कर चुकी थी और तकरीबन 3 साल जो हैं इस हुकूमत ने सिर्फ प्रोपेगंडे और इंतकाम की बुनियाद के ऊपर जो है वो गुजारे हैं। इसके अलावा तो इनकी कोई और कारकर्दगी है नहीं। और अब इसमें जो मौजूदा दोनों केसेस हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दी है, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव और यानी लीगल बेस्ड ऑर्डर है कि मैं ये पूरे दावे के से कह सकता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपना जितना भी ज़ोर लगाना चाहे ये लगाए, अपनी कोशिश करे, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने लेके जाए, वो इस ऑर्डर को जो है वो ख़त्म नहीं करवा सकेगी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर जो है वो बैरून मुल्क जाएंगे। उनकी लीगल और मेरिट के ऊपर जस्टिफिकेशन जो है वो बनती है, इस ऑर्डर में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब रही बात इसकी जो हुदैबिया मिल केस है, देखें ये केस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद इसके ऊपर सारी कार्रवाई जो है ये मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी
और एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट जो इसहाक डार साहब से मंसूब किया गया था, इस केस की वहद एविडेंस जो है ये वो स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट के अलावा इस केस में ना कोई एविडेंस है, ना इस केस में कोई दलील है। अब जब मियाँ साहबान वापस आए तो उन्होंने इस केस को जो है वो चैलेंज किया और हाई कोर्ट में इसकी क्वेश्चन के लिए जो है उन्होंने पिटीशन की। वो हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई और काफ़ी समाअतों के बाद जो है वो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया और दो जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान थे उनमें से एक जज ने ये होल्ड किया कि ये केस नहीं बनता, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, ये मेलाफाइडी है, बदनीति पे मबनी ये बनाया गया है, लिहाजा इसको क्वैश कर दिया जाए और इसके ऊपर कोई री इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। दूसरे जज साहब ने कहा कि हाँ ये क्वैश हो जाना चाहिए क्योंकि देयर इज़ नो एविडेंस, लेकिन अगर कोई फ्रेश एविडेंस आए तो फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इस पॉइंट के ऊपर जो है वो तीसरे रेफरी जज जो है वो मुकर्रर हुए और उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ये क्वैश भी होना चाहिए और इसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो नहीं हो सकती। ये जो है वो पास चले उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा, वहां से भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, उसके बाद सुने उसके बाद यानी उसके बाद फिर इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई। और फिर जब पनामा का केस चल रहा था तो पनामा के केस में उस बेंच के सामने, लार्जर बेंच के सामने जो है ये दोबारा मामला उठा, तो उस बेंच ने ये होल्ड किया कि इस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन या इस केस को दोबारा जो है वो उस वक्त तक नहीं उठाया जा सकता जब तक वो हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले को फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को अब होल्ड किया। तो अब ये केस जो है ना सिर्फ ना ये री इन्वेस्टिगेट हो सकता है और ना ही इसका रीट्रायल हो सकता है। अच्छा राना साहब, एक तो शहबाज शरीफ के मेडिकल चेकअप की बात है, जाहिर है उसके लिए वो जाना चाह रहे थे, वहाँ उनका फॉलोअप है, यहाँ भी बेहतरीन अस्पताल है, यहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत सी जमागोइयाँ हैं कि रिकन्सिलिएशन की बात, कुछ एश्योरेंसेज, मियाँ नवाज शरीफ से प्रॉबेबली उन्होंने कुछ डिस्कशन करनी थी जिसके साथ वापस आना था, कुछ आप शेयर कर सकते हैं हमसे? देखें, मामला ये है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो है वो कोई ऐसा मामला है कि आदमी सिर्फ मिल के बात कर सकता है और यहाँ पे बात नहीं कर सकता। यहाँ पे 2.5-3 घंटे की जो है वो वीडियो लिंक पे मीटिंग्स होती हैं, तमाम पॉलिसीज़ डिस्कस होती हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो इसलिए कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठ के जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उसको डिस्कस नहीं कर सकते। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, हमारी मियाँ नवाज शरीफ साहब से बहुत से इशूज़ के ऊपर जो है बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई हैं, पूरी मुशावरत हुई है और फैसले हुए हैं। मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनका ऑपरेट जो है वो बैरून मुल्क हुआ है और पिछले 17 साल से वो जिन डॉक्टर्स ने या जिस टीम ने उनका इलाज किया, जिन्होंने ऑपरेट किया, उनकी वो ज़ेरे निगरानी है और साल में 2 मरतबा जो है वो उनका मेडिकल चेकअप होता है और ये पिछले 15-17 साल से जो है ये हो रहा है। तो इसलिए अब ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में, पंजाब में ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि यहाँ पे इस किस्म का इलाज हो भी रहा है, हो सकता है। लेकिन आज से 17 साल पहले जहाँ पे आपने अपना इलाज करवाया है, जिस टीम या जिस डॉक्टर के आप ज़ेरे निगरानी हैं, तो ये किस तरह से हो सकता है कि आप उस पूरी हिस्ट्री को छोड़ के जो है अब वो नए सिरे से जो है वो आप मामला उसको जो है वो देखना शुरू कर दें? तो ये मजबूरी है। और वो ऑपरेशन भी इसलिए हुआ था कि उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब फोर्स्ड एग्जाइल में थे, उनको ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ पे कायम हुकूमत जो है उसने बाहर रखा हुआ था। जी, तो ये उसकी जो है वो असल ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसकी हकीकत है। ईद के बाद तो हुकूमत ये मामला अदालत में चैलेंज करेगी, बाहर जाने की इजाज़त दी है अदालत ने, उसकी तभी देखेंगे। लेकिन PDM का बताइएगा, ये भी खबरें थी कि ईद के बाद मौलाना साहब ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे, PDM की तमाम जमातों को दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और शहबाज शरीफ उसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उनका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है। तो क्या शहबाज शरीफ हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट? वो कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में? जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसमें अपना किरदार जो है वो अदा कर चुके हैं
उन्होंने इस बारे में अपनी पार्टी से भी और मौलाना से भी और दूसरी पार्टी से भी है उनकी डिस्कशन हो भी चुकी है, हो भी रही है, और आइंदा भी अगर वो बैरून मुल्क भी हुए तो वो बात जो है वो जारी रहेगी। और पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो ईद के बाद होने जा रही है, तो उसमें उम्मीद है कि एक मिनिमम एजेंडा के ऊपर तमाम पार्टी जो है वो मुतफिक होंगी, और वो मिनिमम एजेंडा जो है इस सिलेक्टेड हुकूमत को जो है वो से इस मुल्क की जान छुड़ाने का तो होगा। वो उस मीटिंग में एएनपी और पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी राना साहब? बहुत देखिए, इसके ऊपर जो है वो वर्किंग हो रही है, और मैं एक यानी असेसमेंट के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि तमाम पार्टी जो है वो इस मिनिमम एजेंडे के ऊपर मुतफिक हों, क्योंकि इस हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त कश्मीर के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से मुल्क को जो इर्रिपेरेबल नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर तमाम लीडर जो है वो मुतफिक हों ताकि इस हुकूमत से इस मुल्क की जान छुड़ाई जा सके। कभी इम्कान है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि पीडीएम की जो ईद के बाद मीटिंग होगी इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी भी शामिल हो। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। अदालत ने मियां शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी, हुकूमत ने उन्हें जाने नहीं दिया। इसी बारे में बात करते हैं, और अब नए केसेस खोलने की भी बात की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, इसी दौर हुकूमत में शहबाज शरीफ पहले भी 2 दफ़ा गए, वापस आ गए। अब अदालत ने उनको मेडिकल चेकअप फॉलोअप के लिए जाने की इजाज़त दी, लेकिन इस मरतबा उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि उनका नाम ECL में भी नहीं था। तो क्या हुकूमत को कोई इंफॉर्मेशन थी कि ये जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, या फिर इनके बयानियों को ठेस पहुंचती है इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा शहबाज शरीफ को? देखिए, मेरी जो राय है उससे कोई इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को इसलिए नहीं जाने दिया गया कि पता था कि ये जाएंगे तो वापस ज़रूर आएंगे, और वापस जब आएंगे तो फिर अपने साथ बहुत कुछ लेकर आएंगे, तो इसलिए उनको जाने ही नहीं दिया गया। तो शहबाज शरीफ साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि सिर्फ इस हुकूमत के दौर में नहीं 2 दफ़ा वो जाके वापस आए, बल्कि इससे पहले भी वो जब भी गए हैं वो वापस ज़रूर आए हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की बात है। देखिए, हुकूमत ने इस वक्त किन लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है? ये कौन लोग हैं? एक तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आप जानते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो स्कूल ऑफ थॉट है ये उसी के हामी हैं, ये रिकॉन्सिलिएशन के हामी हैं। तो इसी तरह दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब को गिरफ़्तार किया हुआ है, वो भी रिकॉन्सिलिएशन के हामी है, ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए समझा जाता है कि ये मुज़ाहमत के हामी नहीं है, ये लड़ाई के हामी नहीं है, ये कहते हैं मुफाहमत करो, ग्रैंड नेशनल डायलॉग करो। तो जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलजुल के चलने का हामी है, मुफाहमत की बात करेगा, वो इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसलिए इनको बाहर नहीं जाने दिया कि कहीं शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएं, नवाज शरीफ साहब को मिलें और वहाँ से कोई उनसे नई कमिटमेंट लेके ना वापस आ जाएं, कोई उनको किसी चीज़ पे मना ना लें। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए अब हुकूमत ने डेस्परेशन में हुदैबिया पेपर मिल का केस खोलने का ऐलान कर दिया है। अब देखें, वो केस जो है उसका हाई कोर्ट से भी फैसला हो चुका है, उसका सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसको डिसमिस कर दिया, बल्कि उसमें जो रिव्यू पिटीशन थी वो भी 2018 अक्टूबर में वो भी डिसमिस हो चुकी है। तो मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत कैसे ये दोबारा सारे केस खोलेगी। लेकिन एक बात तय है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत तो उनको अपने ज़्यादा खतरनाक समझती है। इस टग ऑफ वॉर में आपको लगता है कि शहबाज शरीफ, जो हुकूमत ने चैलेंज भी करने का ऐलान कर दिया है कि ये पहले वर्किंग डे पर इनके बाहर जाने का फैसला चैलेंज करेंगे, शहबाज शरीफ आपको लगता है कि बाहर जा पाएंगे और वापस आने की जो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं और साथ लाने की बात कर रहे हैं, कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता था जो वो बैग में अपने साथ वापस लेके आते जिससे हुकूमत मुमकिन तौर पर ज़रा खौफजदा हो गई? देखें, एक तो वो शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि पीडीएम जो है उसकी जो पार्टियां नाराज़ होकर चली गई हैं उनको वापस लाया जाए। तो एक तो वो ये चाहते थे कि वो जाते नवाज शरीफ साहब से बात करते, उनसे वो मैंडेट लेके आते कि जी आप मुझे इजाज़त दें कि मैं ईद के बाद जो पीडीएम की जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और एएनपी, तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर उनको वापस लेके आऊँगा। दूसरी बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब करना चाह रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि
दरमियानी रास्ता, क्योंकि देखें ना, अगर पीपल्स पार्टी और ANP वापस आएगी तो फिर उनको साथ लेके अगर चलना है तो कुछ आप उनकी मानेंगे ना, कुछ अपनी मनवाएंगे, कुछ उनकी मानेंगे। तो उनका जो बयानिया है वो क्या है, वो ये कहते हैं जी कि पार्लियामेंट के अंदर रह के आप लड़ाई जो है उस पर भी फोकस करें। ठीक है, सड़कों पर भी लड़ाई करें लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रह के भी लड़ाई करें। तो पार्लियामेंट के अंदर रह के कैसे लड़ाई होगी? तहरीक अदम एतमाद। तो वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करें, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। लेकिन ये बात क्लियर है कि ऐसी किसी भी सूरत में किसी भी मूव जब भी वो करना चाहते हैं तो उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर आपने अपोजिशन की सियासत करनी है तो वो सड़कों पे भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर भी होगी। और पार्लियामेंट के अंदर जब होगी तो फिर जो पीपल्स पार्टी और ANP चाहती है कि मरकज़ में और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो उस सिलसिले में भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जाके तो नवाज शरीफ साहब से, इसहाक डार साहब से और भी वहाँ बहुत से लोग हैं उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। और तो ये हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा था और शायद इसलिए हुकूमत ने उनको बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब का मेडिकल चेकअप पाकिस्तान में भी हो सकता है और जो उन्होंने वहाँ पे लंदन जाकर करना था वो पाकिस्तान में रह के भी कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो हुकूमत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अच्छा, ये भी खबरें थी कि वज़ीर आज़म के रफ़क़ा ने उन्हें कहा है कि अब ज़रा कन्फ्रंटेशन कम करें अपोजिशन के साथ और अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। अब जिस तरह शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब आके बातें कर रहे थे, ऐसा लगता है कन्फ्रंटेशन कम होने वाली नहीं है आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में। बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशन कम नहीं होगी। और देखिए, आज है 10 मई और आज से ठीक 20-25 दिन के बाद यानी कि जून के फर्स्ट वीक में बजट पेश होना है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में और बजट का पूरा सेशन जो है वो चलेगा। और दूसरी तरफ आप ये देख लें कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उसने भी हुकूमत को चैलेंज किया हुआ है। और अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एफर्ट से कौमी असम्बली के अंदर PDM की जमातें दोबारा इकट्ठी हो जाती हैं तो आप देखें कितना टफ टाइम देंगे। इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हुकूमत भी जो है वो बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने वाली है अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उससे ज़्यादा सख्त होगा। दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, ईद का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही ईद ख़त्म होगी और बजट का इजलास शुरू होगा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में वो हाहाकार मचेगी, वो यहाँ पर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और वो गर्मा गर्मी होगी कि जो जून जुलाई की गर्मी और हवस है आप उसको भूल जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी में इजाफा ही होगा, मौसम कुछ बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, आपने वक्त दिया। अब हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोलने की हुकूमत की तरफ से बात की जा रही है, इसी पर बात करेंगे। माहिर कानून रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद रिजवी साहब, आप अपनी एक्सपर्टीज से ज़रा हमें बताइए, हमें गाइड करें कि ये कैसे मुमकिन है कि एक केस जिसका हाईकोर्ट से भी फैसला हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे डिसाइड कर दिया, दोबारा से हुकूमत ये कह दे कि असर नौ तहकीकात की जाएंगी इस पे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अब मुश्किल है, इसलिए कि ये सेटल्ड हो गया है इशू। आपको याद है कि लाहौर हाई कोर्ट की बेंच में एक जज, फुल बेंच में से एक जज ने ये सजेशंस भी दी थी, ये परमिशन भी दी थी नैपको की वो दोबारा इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि मेजॉरिटी जज उसके हक में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्वेश्चन फिर रेज हुआ, उन्होंने वो व्यू सेटिसाइड कर दिया सिंगल जज का भी कि इसको दोबारा इंक्वायरी की जाए। उनसे कोई वजह नहीं दी है सिंगल जज ने परमिट करते वक्त नैपको की दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, कोई रीजनिंग नहीं दी, लिहाजा वो भी ऑर्डर सेटिसाइड कर देते हैं। तो अब इस फैसले के बाद और इसके खिलाफ कोई रिव्यू उन्होंने फाइल नहीं की। पहले भी अपील ये 4 साल के डिले के बाद गए थे, अब फिर उसको 3 साल से ऊपर हो गए। फैसले को 2018 में आए थे, 2014 में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी में से कहते हैं बीटिंग अ डेड हॉर्स, ये मुर्दा घोड़ा है, जितने भी चाबुक लगाए वो खड़ा नहीं हो सकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रशीद रिजवी साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के अहम दौरा है सऊदी अरब की बात करेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए हैं।
हुकूमत इस दौरे को बहुत अहम करार दे रही है और इसके दूररस नताइज के हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद नजर आ रही है। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़श्ता 1 साल से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तनाव की कैफियत थी, मगर हालिया दौरे के बाद जारी होने वाले बयानात से ऐसा लग रहा है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा का एक अहम बयान भी सामने आया। PTV को दिए गए इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया सीज़ फायर दुरुस्त समत में शानदार इक़दाम है। सऊदी अरब इसका खैर मकदम करता है। अहम बात यह है कि हालिया महीनों में न सिर्फ मकामी मीडिया बल्कि आलमी मीडिया में भी ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि अरब ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने भी इस बात की तस्दीक की थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़ फायर मुआहदे के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात ने कलीदी किरदार अदा किया था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में भी मसला कश्मीर और पाक भारत ताल्लुकात का जिक्र है। एलामिये के मुताबिक सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर के हालिया मुआहदे का खैर मकदम किया है और दोनों फरीकों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर समेत तमाम हल तलब मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। एलामिये के मुताबिक इस दौरे के दौरान 5 MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं, जिनमें से एक मुआहिदा सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम भी है। अहम बात यह है कि इस काउंसिल की सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुश्तरका तौर पर करेंगे। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के जरिए सऊदी अरब पाकिस्तान में $50 करोड़ की सरमायाकारी भी करेगा। इसके अलावा इस दौरे के दौरान सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हवाले से भी एक अच्छी पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जियो न्यूज़ को बताया कि सऊदी अरब से मुआहदे के बाद 1100 पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाया जा रहा है। ये कैदी अपनी सज़ा का बड़ा हिस्सा काट चुके थे और थोड़ी कैद बाकी रह गई थी। कैदियों की वापसी का सारा अमल मुकम्मल हो गया है, उन्हें जल्द वतन वापस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे सऊदी अरब पाक भारत ताल्लुकात में सऊदी अरब के किरदार समेत दीगर उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर के सरबरा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने वक्त दिया। मुशाहिद साहब, वज़ीर आज़म के हालिया दौरा सऊदी अरब के बारे में अगर बात करें, जो कशीदगी चल रही थी या सर्द मोहरी का उनसर कहा जा रहा था, क्या उसका खात्मा हो गया? आप समझते हैं कि बर्फ पिघल गई दोनों मुल्कों के दरमियान? ये बड़ा अच्छा एक मौका है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो दरीना ताल्लुकात है उनको मजीद मुस्तहकम करने में, क्योंकि सऊदी अरेबिया, चीन और तुर्की पाकिस्तान के करीबी हलीफ भी हैं, साथी भी हैं और दरीना दोस्त भी हैं। जो सर्दमहरी पिछले साल से चल रही थी कश्मीर इशू पर भी, फिर आपको याद है टूर भी किया था जनरल बाजवा ने भी, जनरल फैज ने भी पिछले अगस्त, उस वक्त भी कोई इतना ब्रेक थ्रू नहीं था। तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में जब ट्रंप इलेक्शन हार गया था और बाइडन आ रहा था, तो मैंने कहा था कि अब आप देखेंगे कि बाइडन के आने से और ट्रंप के हारने से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली और बेहतरी आएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया और जो अमेरिका के ताल्लुकात में जो कुर्बत ट्रंप के जमाने में थी वो अब बाइडन में नहीं रही, और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जरूरत है स्ट्रेटेजिक और फौजी हवाले से, और हमें सऊदी अरेबिया की जरूरत है इक्तिसादी हवाले से। तो ये अच्छी बात है कि इस दौरे से जो माजी का जो सर्दमहरी थी वो खत्म होगी और मेरे ख्याल में एक नया इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो गया, क्योंकि इस विजिट में आर्मी चीफ भी मौजूद थे। मुशाहिद साहब, जॉइंट डिक्लेरेशन में पाक भारत मुफाहिमती अमल और LOC पर सीज फायर की हिमायत की भी बात की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात तो बरमला अपने किरदार का एतराफ़ कर चुका। आप समझते हैं कि सऊदी अरब भी भारत पर अपना असर और रसूख और दबाव इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इस जुमरे में मदद कर सकता है? देखिए जी, सऊदी अरेबिया और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आपस में बहुत करीबी कोऑर्डिनेशन है। सऊदी अरेबिया में है MBS मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है, UAE में जो है MBZ मोहम्मद बिन ज़ियाद वो क्राउन प्रिंस है, और इनकी आपस में हर इशू पर, मिडल ईस्ट के इशू पर, खारजा अमूर पर काफी गहरी कोऑर्डिनेशन है। और मेरे ख्याल में जो UAE ने इनिशिएटिव लिया था हिंदुस्तान के हवाले से, वो आपने देखा होगा कि उसमें सऊदी अरेबिया ने भी उसकी तायद की है।
गो कि मैं ये समझता हूँ जॉइंट स्टेटमेंट में जो सऊदी अरेबिया का माजी का मौकफ था कश्मीर पर, जिसमें वो दो टोक वाज़े तौर पर कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बात करते थे और उसकी मजम्मत भी करते थे, वो नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो स्ट्रेटेजिक हवाले से उन्होंने बात की, फलस्तीन के हवाले से भी बात की, और आपने देखा कि सऊदी अरेबिया की खारजा पॉलिसी में पिछले 3 महीने में बड़ी तब्दीली आई है। चाहे ईरान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कतर हो, चाहे सीरिया हो, इन सब से उनकी पॉलिसी जो पहले गड़बड़ थी अब लचक के जरिए उनकी बेहतरी और मामूल के ताल्लुकात आ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया इस वक्त पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा रहा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मफाद में है कि सऊदी अरेबिया भी हिंदुस्तान पर असर डाले और हिंदुस्तान की जो इंतहा पसंदाना पॉलिसी है खास तौर पर मोदी हुकूमत की, उस पर दबाव डाले कि उसका कुछ खात्मा हो और कश्मीरी अवाम को कुछ रिलीफ मिले इंसानी हकूक के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान को ज़ाहिर है इक़्तिसादी एतबार से सऊदी अरब की ज़रूरत रही है, ज़रूरत है। आपको लगता है हालिया दौरे में कुछ इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल हुए हैं ऐसे जो फिलफौर वज़ीर आज़म अवाम के सामने रख सकें, या इस दौरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत ज़्यादा है? मेरे ख्याल में इसके ज़्यादातर जो नतायज हैं अब्दुल्ला साहब, वो है स्ट्रेटेजिक। वो ये नहीं कि फौरी तौर पर कोई हमने पैसा मांगा उन्होंने पैसा दे दिया। उसमें जो ये सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जो आपको याद होगा कि MBS जब इधर आए थे फरवरी 2019 में उसका ऐलान किया गया था, वो बाकायदा उसका ऐलान अब एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसका मतलब है कि जो सऊदी अरेबिया का जो शाही खानदान है और जो आइंदा के इंशाल्लाह जो बादशाह बनेंगे उनके मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पर्सनल प्रेस्टीज, अपना जाती असर रसूख और नाम दे दिया है कि वो को चेयर करेंगे इस काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इसका मतलब है कि वो अगर जो पोटेंशियल है वो है, मैं समझता हूँ इट कैन इवन बी CPEC 2, जो 20-25 बिलियन डॉलर्स की वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, रिफाइनरी की और टेक्नोलॉजी और दूसरी साइंस टेक्नोलॉजी में। तो इट कैन हैव द पोटेंशियल ऑफ CPEC 2 अगर हमारे यहाँ वो हस्बे मामूल की नालायकी ना हो, वो गलतियां ना करें और सुस्ती ना हो। तो वरना पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को इसको जरूरत है अच्छे दोस्तों की, साथियों की, और पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त है। क्योंकि फौजी हवाले से भी आपने देखा कि वो हमारा 1982 का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसको मेरे ख्याल में अब रीएक्टिवेट कर दिया गया है, जो बयान दिया था जनरल बाजवा ने वहां। तो सऊदी अरेबिया इस वक्त पाकिस्तान की कुर्बत चाहता है और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए अपने मफादात के लिए और अपने अवाम के लिए। शुक्रिया आपका मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मस्जिद अक्सा मुसलसल 3 दिन से मैदान जंग का मंजर पेश कर रही है। इस्राइली फोर्सेस की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों पर हमलों के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा होती नजर आ रही है। ये मामला जुमे की रात को शुरू हुआ जब रात को नमाज के बाद इस्राइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोला, नमाजियों पर शेलिंग की, रबड़ की गोलियां चलाई, स्टन ग्रेनेड और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज इस्राइलियों की जानिब से यरूशलेम फ्लैग मार्च के दौरान सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है। इस्राइली फोर्सेस ने आज सुबह भी मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पर दोबारा धावा बोला, शेलिंग की और मस्जिद में घुसने की कोशिश की, जिसमें सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी भी हुए। मस्जिद अक्सा पर आज होने वाले हमले के बारे में मस्जिद में मौजूद एनी शाहिद का अल जजीरा से बात करते हुए कहना था कि स्नाइपर्स मस्जिद के कंपाउंड के गेट पर चढ़े और उन्होंने वहां से हर किसी पर रबड़ की गोलियां चलाना शुरू कर दी, मर्दों और खवातीन सब पर। इसी दौरान पुलिस की भारी नफरी मस्जिद के दीगर अतराफ से अंदर दाखिल हुई। एनी शाहिद ने बताया कि इस्राइली फोर्सेस ने तिब्बी अमले पर भी लाठीचार्ज किया और वो बेमकसद ही हर किसी पर गोलियां चला रहे थे। इस्राइली फौज मस्जिद अक्सा को खाली करवाना चाहती थी। एनी शाहिद ने मजीद बताया कि मैं एक जख्मी शख्स की मदद करना चाहती थी, लेकिन पुलिस की जानिब से आंसू गैस के हमले की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक जुमे से जारी इस कशीदगी में अब तक 200 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं, जबकि दर्जनों फलस्तीनियों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक मस्जिद अक्सा पर इस्राइली फोर्सेस के हमलों में 6 सहाफ़ी भी शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि एक खातून सहाफ़ी भी इस्राइली फोर्सेस के हमले में जख्मी हुई हैं। रेड क्रिसेंट के मुताबिक हमले में जख्मी अफराद की अक्सरियत के चेहरे और आंखें रबड़ की गोलियों और स्टन ग्रेनेड के टुकड़ों से मुतासिर हुई हैं।
सिर्फ यही नहीं, अब इसराइली फोर्सेस की जारहियत मशरकी यरूशलेम के दीगर इलाकों तक फैल गई है, जहां इसराइली फोर्सेस के एहलकार फ़लस्तीनी अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में छापे मार रहे हैं और फ़लस्तीनियों को उनके घरों में भी हिरासा किया जा रहा है, जबकि कई फ़लस्तीनी हालिया झड़पों में घर छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों के दरमियान कशीदगी रमज़ान के शुरू से ही जारी थी, लेकिन हमलों में तेज़ी उस वक्त देखी गई जब इसराइली अदालत ने मुसलमान अक्सरियती इलाका शेख जर्राह में चंद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनके घर खाली करने का हुक्म देते हुए वो जगह इसराइली आबादकारी तंजीम को देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद अब इसराइली शहरी ज़बरदस्ती फ़लस्तीनी शहरियों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं और एहतजाज करने वाले शहरियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। यानी अब एक तरफ मस्जिद अक्सा और दूसरी तरफ शेख जर्राह के इलाके में इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है। इस हवाले से पाकिस्तान के अलावा तुर्की, ट्यूनिस, मिस्र की जानिब से सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई, जबकि इसराइल को हाल ही में तस्लीम करने वाले अरब ममालिक कतर, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी इसराइली फोर्सेस के मजालिम पर तशवीश का इजहार किया है। एक तरफ तो वहाँ खित्ते की ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अपने खित्ते की बात करें तो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हफ्ते को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ काबुल में तालिबात के स्कूल को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के इस हमले में हलाकतों की तादाद 68 हो गई, जिसमें अक्सरियत तालिबात की है, जबकि हमले में 165 अफराद जख्मी भी हुए। अफगान सदर अशरफ गनी ने हमले का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया है, जबकि तर्जुमान अफगान तालिबान ने वाक़े में मुलव्विस होने की तरदीद करते हुए इसकी मजम्मत की है और ईद के 3 दिन तक जंग बंदी का ऐलान किया है। ये हमला ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस वापस बुला रहा है। अमरीकी अफवाज के इनखला का आगाज़ 1 मई को शुरू हुआ था, जो रवा साल 11 सितंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी उनके हमराह थे। आर्मी चीफ ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें बरतानिया के आर्मी चीफ निकोलस पेट्रिक भी मौजूद थे। अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब, माजी में हमने देखा कि अफगानिस्तान में हालात कशीदा होते हैं तो उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान पर आता है। क्या लगता है आने वाले दिनों में खूरेजी में अफगानिस्तान में इजाफा होगा या सूरत हाल कुछ कंट्रोल में आएगी? देखिए, खूनरेजी में तो इजाफा हुआ है और जब से अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपने इनखला को 4 महीने बाद करेगा, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि तालिबान के हमले भी हुए हैं और शायद दाइश पे हमले कर रही है। लेकिन अभी ये जो 3 दिन की ईद उल फितर के लिए तालिबान ने जंगबंदी का ऐलान किया है, हुकूमत ने भी उसका मस्बत जवाब दिया है, तो कम से कम 3 दिन तो जंग नहीं होगी। अलबत्ता दाइश की तरफ से ख़तरा रहेगा या जो बाकी तंजीमें हैं तो वो हमले करेंगी और वो इस जंग बंदी को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान के ऊपर वाकई मनफी असर पड़ता है अगर वहाँ पे हमले होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि अक्सर पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख़्याल में इस बात को समझता है और ये कोशिश करते हैं कि ऐसे हमलों को रोका जाए। रहीमुल्लाह साहब, अमरीका, तालिबान, अफगान हुकाम और दीगर स्टेक होल्डर्स के मामलात तो अपनी जगह, आज के आर्मी चीफ के दौरे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात किस सतह पे हैं? देखें, आज जो मुलाकात हुई उसमें दिलचस्पी की बात यह है कि जो बरतानिया के आर्मी चीफ हैं जनरल निकोलस कार्टर, वो पहले इस्लामाबाद आए और फिर वो भी काबुल गए और इस मुलाकात में वो शामिल थे। तो लग ये रहा है कि बरतानिया कोई मसालियती किरदार अदा कर रहा है ताकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। पहले भी बरतानिया ने ऐसी कोशिशें की थी जो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान तो ख़ुद भी बराह रास्त अफ़गानिस्तान से बातचीत करता रहा है, काफ़ी अहम दौरे भी हुए और ताल्लुकात पहले के मुकाबले में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बेहतर हुए हैं। आज देखें, अशरफ गनी ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है। कोई 2 हफ्ते कबल अशरफ गनी ने पाकिस्तान को कहा था कि वो फैसला करे कि अफ़गानिस्तान से दोस्ती करनी है या दुश्मनी करनी है। आज उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार बड़ा मस्बत है और इसमें इखलास भी है।
तो ये इनकी तरफ से इस तरह के कभी तल्ख कभी मीठे जुमले सुनने को मिलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फ़िलहाल लग ये रहा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से, उससे अमेरिका, बरतानिया, अफ़गानिस्तान सारे ही खुश हैं। बहुत शुक्रिया आपका रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब। प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना।